Hi, this is Bhavna, and you're watching Good Returns. Welcome to a special episode celebrating Women's Day. आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट पूजा कौल है जो कि ऑर्गेनिको की फाउंडर है। पूजा ने ब्यूटी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया है बाय क्रिएटिंग ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूजिंग डंकीज मिल्क। उन्होंने ट्रेडिशनल और नेचुरल स्किन केयर को अपनाते हुए अपने बिजनेस को नई हाइट्स तक पहुंचाया है। एंशियंट विजडम से एक सक्सेसफुल बिजनेस, पूजाज जर्नी इज फिल्ड विद हार्ड वर्क एंड पैशन। आज हम उनकी जर्नी सुनेंगे और जानेंगे कैसे एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का कॉम्बिनेशन उनकी सक्सेस का पार्ट बना और उन्होंने अपने विजन को रियलिटी बनाया। वेलकम पूजा, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू सो मच। पूजा, सबसे पहले शुरुआत आपकी जर्नी से करेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा विमेन सेंट्रिक सवाल आपसे पूछेंगे। आपने ऑर्गेनिको का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? क्या इंस्पिरेशन थी जो आपको डंकीज मिल्क से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने की तरफ ले आई? सो या इंस्पिरेशन की बात करूँ मैं तो डेफिनेटली एक सोशल एक्सपेक्ट जुड़ी हुई थी इससे। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मास्टर इन सोशल इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे कोर्स में एक कंपलसरी कंपोनेंट था कि सबको एक प्रोजेक्ट करना है, थीसिस काइंड ऑफ जो दिया जाता है। एंड उस टाइम मुझे लाइवलीहुड क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे लाइवलीहुड क्रिएट करनी थी लोगों के लिए। एंड तभी अचानक से मैं ये कहूँ कि एक्सीडेंटली आई रेड अबाउट डोंकी मिल्क। स्विट्जरलैंड में एक लेडी थी जो डोंकी फार्मिंग कर रही थी। एंड उस टाइम मुझे ख्याल आया क्यों ना इंडिया में ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए, बिकॉज यहाँ पे कोई डोंकी फार्मिंग का तो नाम हम सुन ही नहीं सकते। डोंकी अपने आप में एक टैबू कंसीडर किया जाता है, गाली के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्यों ना इस एग्जैक्टली। पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया जाए एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया जाए नोमैडिक ट्राइबल लोगों के लिए। इससे मेरी शुरुआत हुई कॉलेज के दिनों में। बेसिकली कॉलेज का प्रोजेक्ट था छोटा सा, जो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फुल टाइम परस्यू किया और एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक स्टार्टअप ओपन करने का डिसाइड किया। जैसा आपने भी बोला कि डोंकीज का होना अपने आप में एक स्टिग्मा होता है, एक गाली के तरीके से हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली जब हमें किसी को बोलना होता है कि पागल वर्ड का जब हमें यूज करना होता है तब हम इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं। तो जब आप अपने अपना बिजनेस शुरू किया था तो आपको कोई मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी? कोई ऐसा मोमेंट भी आपको रहा था, या फिर स्टिग्मा की वजह से अगर हम लोग बात करें, जब आपको लगा कि नहीं, अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए? डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं कहूंगी एक मोमेंट, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जहाँ पे लगा कि गिव ओह। अप कर देते, एक आसान तरीके हाँ, की हाँ। ओर चले जाइए, एक आसान करियर अपॉर्चुनिटी की ओर। इतना डिफिकल्ट क्यों हम्म। परस्यू करना है? साथ ही साथ एक प्रेशर भी था सोसाइटी का, फैमिली का, पियर्स का, कि एक सिंपल जॉब जो होता है आप ले, 9 to 5 करें, एक नॉर्मल लाइफ जिए। आ, जो जब सबसे चैलेंजिंग पार्ट लगता है माइंडसेट चेंज करना। जब हम कम्युनिटी में मोबिलाइज करते थे डोंकी ओनर्स को, ट्राइबल कम्युनिटीज को, और उनसे हम कहते थे वी वांट टू परचेज डोंकी मिल्क आपसे, एंड हम आपको पेमेंट करेंगे 2000 रुपीज पर लीटर। उनको ये लगता था कि हम कोई काला जादू करेंगे, हम लोग डोंकी मिल्क खरीदेंगे और कुछ काला जादू, ब्लैक मैजिक करेंगे और उनकी जो गधी हैं और गधे हैं वो मर जाएंगे। तो एक उस हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोगों ने अब चेंज किया है। एंड ऐसा नहीं है एक दो दिन का काम था, मुझे मोर देन 4 years 5 years लगा है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम चेंज कर पाए। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी 0.1% ही सही, बट हाँ, समवेयर वी आर सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में। एंड अभी इंडिया के अंदर मोर देन 1000 डोंकी फार्म्स हैं जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, ऑल आर एजुकेटेड। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नोमैडिक कम्युनिटी से मेनली हैं। मेजोरिटी जो हम्म। डोंकी फार्म ओपन किया गया है वो एजुकेटेड पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। तो बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम अचीवमेंट फॉर अस कि हमने कोई चेंज लेके आए हैं इसके अंदर। यही सवाल मैं थोड़ा सा विमेन पर्सपेक्टिव से भी जानना चाहूंगी कि आज के ज़माने में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, खास तौर पर अगर मैं आपके बिजनेस की बात करूं। आपको कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए, अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपने अपने बिजनेस को लेकर बताया एक विमेन एंटरप्रेन्योर के नाते, और कैसे आपने उन चैलेंजेस को अपने फेवर में कन्वर्ट किया? वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात करें उसमें तो चैलेंजेस हैं, बट बीइंग अ सोशल एंटरप्रेन्योर, दैट टू बी वुमेन इन आवर कंट्री, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा, आपको ये लगेगा आप एनजीओ खोल रहे हैं, आप सोशल वर्क कर रहे हैं। सोशल वर्क भी अपने आप में एक डिफरेंट करियर है, बट वो माइंडसेट लोगों का चेंज करना कि उसमें भी अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी ग्रोथ है, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सेकेंडली फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आई हैव पिच्ड टू मेनी इन्वेस्टर्स मेरी लाइफ में। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट।
आई वाज पिचिंग टू इन्वेस्टर एंड मेरे पहले 2-3 मेल कैंडिडेट आए थे। एवरीवन लाइक कि अच्छा हुआ है। मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ यू गोइंग टू मैनेज द बिजनेस आफ्टर यू गेट मैरिड। ऑब्वियसली ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि आपने मेल कैंडिडेट से ये क्वेश्चन नहीं पूछा। एंड वन ऑफ द वेल नोन इन्वेस्टर आस्क्ड मी दिस, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो वो एक कहीं ना कहीं माइंडसेट वुमेन को लेके अपनी सोसाइटी और कंट्री के अंदर है कि उनको ये लगता है कि एक बार शादी हो गई, एक बार चीजें हो गई तो लोग वुमेन जो है बिजनेस कैसे मैनेज करेंगी। बट अगर डेटाबेस देखा जाए, हम रिसर्चेज और पोल्स की बात करें, तो वुमेन ऑन्टरप्रीनियर ज्यादा सक्सेसफुल है मेल ऑन्टरप्रीनियर से। एंड साथ ही साथ वुमेन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो देर आर लाइक नो मच पॉसिबिलिटीज, मोर पॉसिबिलिटीज देन मेल, कि आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। ये बहुत सारे रिसर्चर्स ने भी बताया। बट स्टिल वो स्टिग्मा और माइंडसेट वुमेन को लेकर के आई डोंट थिंक सो अभी कंट्री में इतना ज्यादा डेवलपमेंट आ गया है कि चेंज हुआ है। कहीं ना कहीं वी ऑल फेसेस डिस्क्रिमिनेशन वुमेन को लेकर, जेंडर वाइसनेस हम लोग फेस करते हैं, बट बहुत लोग बताते नहीं है। प्लस बहुत लोग शायद यूज टू हो जाते तो उनको फील नहीं होता वो बाइसनेस। फील नहीं होता। ये बात आपने बहुत सही की कि हम जिस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं हम इतना यूज टू हो जाते हैं कि हम खुद ही मान के चल लेते हैं कि हाँ हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर हमें इस तरीके की बातें सुनने को मिलेंगी ही। जब आप डोंकीज मिल्क से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो इससे पहले जब आपने ये बिजनेस शुरू करी थी इससे पहले आपका विजन क्या था और वो कैसे डिफर करता है फ्रॉम रेगुलर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं? So when I started this journey of entrepreneurship, my vision was totally centric towards impact creation, कि मुझे impact create करना है, communities में employment opportunity लेके आना है, society के लिए कुछ करना है। But later कुछ time के बाद realize हुआ कि without funding, without financial support आप social impact भी create नहीं कर सकते हो। आप सोसाइटी का भला तभी करोगे एक सस्टेनेबल आपके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटी हो, या फिर एक सस्टेनेबल रेवेन्यू लाइन हो, कैश फ्लो जा रहा हो, तो ये आप सोसाइटी का भी लाइक आधार कर पाओगे, कुछ फायदा कर पाओगे। देन उस दौर में मैंने रियलाइज किया कि क्यों ना थोड़ा हम सोशल इम्पैक्ट पार्ट को तो डेफिनेटली रखेंगे, बट एट द सेम टाइम हम ब्रांड क्रिएट करने में भी फोकस करें। तो लास्ट 3 years आई वुड से वी आर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग अ ब्रांड, कि लोगों को ब्रांड की स्टोरी पता चले। लोग सोशल इम्पैक्ट से ब्रांड को ना जाने, लोग ब्रांड से सोशल इम्पैक्ट को कनेक्ट कर पाए। तो उस राइटली सेड। दौर में, उस साइड में हम लोग काम कर रहे हैं कि आप ब्रांड को पहचाने, ब्रांड कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, वो आइडेंटिफाई करें, रेदर देन कि इम्पैक्ट हो रहा है और उससे एक ब्रांड निकल पा रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये चीज होता है तो दिमाग में एक एनजीओ वाला फीलिंग फिर से आ जाता है कि एसएसजीज हैं या एनजीओ लाइन में हम लोग जा रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जो इफेक्टिवनेस और प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो मार्केट में निकल के नहीं आती है। तो उस चीज को हम पीछे छोड़ के थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। प्लस जो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू है और कम्युनिटी के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे आपका जो मकसद था वो यही था कि ब्रांड से सोशल इम्पैक्ट का लोगों को पता चले, पहले लोग आपके ब्रांड को जाने। इस मकसद के साथ आपने ये धीरे धीरे इस मकसद को आगे अपना एक टारगेट बना लिया। अब तक कितना अचीव कर लिया, कितनी आपको इसमें सक्सेसफुल मिल गई है? ओके, सो जैसे मैंने बताया, जब स्टार्ट किया था तो बहुत डिफिकल्ट था डोंकी मिल्क प्रोक्योर करना ही। अभी कंट्री के अंदर मोर देन 1000-2000 डोंकी फार्म्स है। और सबसे अच्छी बात मुझे ऐसा लगता है हमारे एफर्ट्स ने वो अवेयरनेस क्रिएट किया कम्युनिटीज के अंदर, कि आपको पता होगा कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन आता है, उसके अंदर डोंकी फार्मिंग को एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो होते हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कंसीडर कर लिया गया एनएलएम के अंदर। तो डेफिनेटली आप चेंजेस तो देख ही पा रहे हैं कि जो एफर्ट्स हमने लगाए उसके धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं 2018 की बात करूं, व्हेन आई स्टार्टेड, नामो निशान डोंकी मिल्क का और डोंकी फार्मिंग का अपने भारत में नहीं था, सीरियसली नहीं था। जब मुझे इंटर्नशिप करना था, मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था वो सेक्टर चूज करना। कि अब एनआरसी की बात करें, वो रिसर्च कर रहा है, एनएलएम की बात करें, डोंकी को कंसीडर कर लिया गया है, इंडिया के अंदर फार्म्स ओपन हो रहे हैं, साउथ इंडिया में तो डोंकी फार्मिंग स्टार्ट हो गया, लोग डोंकी का मिल्क भी पीने लग गया। तो वो जो एफर्ट्स है, छोटे छोटे एफर्ट्स हमने जो कुछ साल लगाए, मुझे अब दिख रहा है कि उसका फल हमको मिल रहा है, वो अचीव हम कर पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट 5 years में आई कैन सी पिक्चर टोटली डिफरेंट है। डोंकी मिल्क विल बी वन ऑफ द ट्रेंडिंग इंग्रेडिएंट इन स्किन केयर मार्केट, जो बहुत सारे न्यू ब्रांड्स भी उसको लेके आएंगे। एंड रिसेंटली आई सॉ बाबा हम्म। रामदेव का इंस्टाग्राम अकाउंट, ही ऑल्सो प्रमोटेड डोंकी मिल्क। तो आप देख ले, जहां से जब हमने स्टार्ट किया था, हम इंडिया में इकलौते थे जिन्होंने ये
मैं कहूँगी काम हाथ में लिया था अवेयरनेस क्रिएट करने का, मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था। अभी तो वेल नोन हो गया है, लोग जानने लग गए हैं उसको, लोग यूज भी करते हैं। हमारे पास ऑर्डर्स आते रहते हैं, लोगों के डोंकी मिल्क बेचने के लिए लोगों के कॉल्स आते रहते हैं, पहले हमको कम्युनिटीज में जाना पड़ता था। सो ये सारे छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं आई गेस, जो हमारे एफर्ट्स से हुए हैं। बिल्कुल, इवन जब मैं आपके कंपनी के बारे में, आपके बारे में भी पढ़ रही थी, तब मैंने देखा कि आपके साथ और भी कई सारी ऐसी ब्रांड्स हैं, जो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स डॉन्किज़ मिल्क से, वो बनाते हैं और उनको बेचते भी हैं। इवन जो हमारे वेल नोन सोशल साइट्स होती हैं, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नायका हो गया, इन सब पे भी मैं देख रही थी कि अब अच्छा खासा उन ब्रांड का जो है, वो करेक्ट। प्रेज़ेंस है। अ वेल अगर आपके प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट की बात करें तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये आपका कैसा होता है? क्या कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करती हैं टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स रिमेन कंप्लीटली ऑर्गेनिक एंड इफेक्टिवली? फर्स्ट इज हमारा यूएसपी है कि हम प्रोडक्ट स्मॉल बैचेस में बनाते हैं। हम लोग कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं करते हैं। कॉमर्शलाइज करने के लिए स्मॉल बैचेस में हैंडमेड प्रोडक्शन होता है हमारा। जो सोप्स हैं, जो क्लिनजिंग बार हम लेके आते हैं, दैट वी यूज कोल्ड प्रोसेस मेथड, जो कि एंशियंट मेथड है सोप मेकिंग का, जिसमें आप स्क्रैच से सोप बनाते हो। ऑयल, डिस्टिल वाटर और डिफरेंट इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट, डोंकी मिल्क सब डाल के, एंड एक सोप को क्राफ्ट होने में 30 days लगते हैं। तो वो प्रॉपर नेचुरल प्रोसेस से गुजरता है। मेल्ट एंड पोर हम लोग यूज नहीं करते हैं, जो कॉमर्शलाइज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी काम हम नहीं कर रहे हैं। प्लस जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हम फार्म से डायरेक्टली सोर्स करते हैं, फार्मर से डायरेक्टली सोर्स करते हैं, और उसको हम लोग अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं कि आपको ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट आप अपने फेस पे लगा रहे होंगे। हम लोग किसी भी टाइप का केमिकल, सिंथेटिक कलर और सिंथेटिक स्मेल, फ्रेगनेंस हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल आर हैंडमेड प्रोसेस, हैंडमेड प्रोडक्ट्स ओनली, हैंडमेड प्रोसेस के थ्रू हम लोग जा रहे हैं, एंशियंट प्रोसेस के थ्रू। जो मैं कहूँगी इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो जो नानी माँ के नुस्खे होते थे हमारे, जब पहले के टाइम में, 90s के टाइम में बहुत फेमस था, एंड विद द टाइम आई थिंक जेंजी और ये सब हम लोग भूल चुके हैं इसको। जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे, वो नानी माँ के नुस्खों को हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स में इनकॉर्पोरेट किया, और हम लेके आ रहे हैं कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। सो पूजा, ऑर्गेनिको में सस्टेनेबिलिटी का कितना इम्पोर्टेंस होती है और आप किस तरीके से ये इंश्योर करती हैं कि आपका बिजनेस इको फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिबल भी हो? हाँ, डेफिनेटली हम लोग अगर बात करें, इसके ऊपर बहुत फोकस है। हमारी पैकेजिंग रहे, चाहे प्रोसेसिंग रहे, या वेस्ट को रीयूज करना रहे, हम लोग सब चीज पे फोकस करते हैं कि कुछ भी वेस्ट क्रिएट ना करें हम लोग। सोप में हमारा जीरो वेस्ट क्रिएट होता है, अभी तक हमने कोई भी वेस्ट क्रिएट नहीं किया, और जो वेस्ट गलती से क्रिएट हो जाता है उसको हम रीयूज करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कम्युनिटीज के अंदर। बिकॉज ऑब्वियसली हाइजीन और सैनिटाइजेशन किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। एंड वो हम लोग रीयूज करके, रिक्रिएट करके कम्युनिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनका भी फायदा हो जाए। प्लस हमारे जो पैकेजिंग है, इधर वी यूज ग्लास और रिसाइकल्ड पेपर, उसके थ्रू हम, उससे हम लोग बना रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग एनी प्लास्टिक एट ऑल, चाहे हमारे शिपमेंट में जा रहा हो, ये हम पार्सल कर रहे हो, या हमारे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। इवन एक एक यूटेंसिल हमारा स्टील का है या वुडन का है, वी डोंट यूज एनी प्लास्टिक एट ऑल। हमारा जीरो प्लास्टिक रूल है, बेसिकली पॉलिसी है कंपनी के अंदर, वो हम प्रमोट करना नहीं चाहते। सो या आई वाज आल्सो सेइंग कि अगर मैं डोंकी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जो मिल्किंग प्रोसेस होता है उसको भी हम लोगों ने बहुत नेचुरल रखा है। हम लोग कुछ भी इंजेक्ट करके मिल्क नहीं निकाल रहे। एट द सेम टाइम एवरी 2 days वी मिल्क, सो दैट जो बच्चे हैं डोंकीज के, उनको उनकी माँ का मिल्क मिल सके। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, डेयरी सेक्टर में इसको देखा नहीं जाता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस चीज़ को हमने बहुत प्रायोरिटी पे रखा है। प्लस हम कुछ टाइम पीरियड के लिए ही मिल्क करते हैं, 4 से 5 महीने का ही मिल्किंग प्रोसेस हम लोग करते हैं, उसी में प्रोडक्शन बना करके पूरे साल का, जो पूरे 6 महीने का प्रोडक्ट होता है, वो हम लोग प्रोक्योर करके रखते हैं अपने स्टोर रूम में, स्टोर हाउस में, सो दैट कि एनिमल को हम लोग इम्पैक्ट ना कर रहे हो, कोई भी गलत इफेक्ट नहीं जा रहा हो, उनके बच्चों को हम्म। कोई गलत इफेक्ट ना जा रहा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कि आप अपने जो भी लिविंग बीइंग है, या फिर पोल्यूट, आपकी जो इन्वायरमेंट है उसका ध्यान रखें। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि कुछ भी ऐसा गलत ना कर रहे हो। बिल्कुल अमेजिंग बिजनेस लर्निंग तो आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दी है। अब आपको अपने इस स्टार्टअप के जरिए पर्सनल लर्निंग्स क्या क्या मिली उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। पर्सनल लर्निंग, ओके, आई थिंक एक चीज है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, दैट इज द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो कि लोग बात नहीं हम्म। करते हैं।
वो हुँ, एक मेरे लिए बहुत बड़ा पर्सनल लर्निंग था, बिकॉज़ मैंने खुद भी पढ़ाई की है, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप ही स्टडी किया हुआ है। मुझे वहाँ कॉलेज में भी ये बात नहीं बताई गई थी कि बहुत सारे चैलेंजेस इसमें हैं, आपका मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होता है व्हेन इट कम्स टू इकोसिस्टम और स्टार्टअप। इस चीज़ के बारे में बहुत लोग हुँ, बात भी नहीं करते हैं, आपकी जो स्ट्रगल होती है, जो आप अकेले फाइट कर रहे होते हो, यू कांट टेल एनीवन और एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जो इकोसिस्टम से बिलोंग नहीं करते दे कैन नॉट कनेक्ट ईदर, उनको समझ नहीं आएगा हुँ, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो वो एक अकेला जो आपका जो फाइट होता है, दैट मैटर्स अ लॉट, एंड आप किस वे में उस चीज से उभर के आते हैं, कितने देर टिक पाते हैं। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट स्टार्टअप का, आपके जो कमिटमेंट होता है उससे मैटर करता है, आप कितना देर इस इकोसिस्टम में सरवाइव करेंगे, वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना फाइट कर सकते हैं। देर आर स्टार्टअप जो रातों रात 100 करोड़ की कंपनी बन गई है, उनको फंडिंग मिल जाता है, वीसीज एंजल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, बट दे ऑल्सो यहाँ पे ऐसे भी स्टार्टअप है जिनको 5 से 7 साल लग जाता है फंडिंग, पहला फंडिंग उठाने में, एंड उस दौरान हुँ। स्टार्टिंग के 2 साल में वो लोग गिव अप कर देते हैं। तो मेरा पर्सनल लर्निंग इसी पे रहा है कि कमिटमेंट बहुत मैटर करता है, इफ यू आर पैशनेट, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल एंड द विजन जो आपने देखा है, आपको लगता है दैट नो देर आर चांसेस कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, देन स्टिक टू द आइडिया एंड जो भी आपका कंसेप्ट है उस पर आप टिके रहें। थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक सब चीज में लगता है, इवन हमको स्कूल कंप्लीट करने में भी 12-13 साल लग जाते हैं, तो स्टार्टअप 2 साल में कैसे हो सकता है। तो हाँ, टाइम लगता है, बट स्लोली आपको हो जाता है। सेकेंड लेसन आई हैव लर्न दैट बैलेंसिंग द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, कहीं ना कहीं आप अपना जो पर्सनल लाइफ है खो देते हैं, बिकॉज यू आर टू मच इन टू योर स्टार्टअप। कोई 9 to 5 नहीं होता, आपके पास टाइम लिमिट नहीं होता है, यू हैव 365 डेज 24 आवर्स, कभी काम कर रहे हो, आप इतना काम कर रहे हो कि यू डोंट हैव टाइम टू हैव फूड ऑल्सो। उसी दौरान हम लोग अपना जो पर्सनल लाइफ टच होता है, दैट वी लीव समवेयर, हम छोड़ देते हैं उस चीज को। वो मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज मैंने आई थिंक बहुत टाइम बाद सीखा। जब सीखा तो पीछे मुड़ के देखा तो आई फेल्ट कि ओके, फ्रेंड्स तो रहे ही नहीं, एवरीवन इज बिजी, सब सेटल हो गए, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। तो वो लेट थोड़े टाइम बाद हमें समझ आई है, बट आई बिलीव दैट ये सब हमें एमबीए के स्कूल्स में या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं उसमें ये सब बताना चाहिए, लाइफ स्किल जो है लाइफ के बारे में, बिकॉज ये मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा है, ऑल्दो आई हैव स्टडीड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो या दिस इज द लर्निंग, आई थिंक दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपने एक बात बहुत सही कही, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। अगर हम इस तरीके को देखें, अगर हम जेंडर को एक सेकंड के लिए साइड कर दें, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना वो दोनों के लिए डिफिकल्ट करता है, चाहे वो मेल एंटरप्रेन्योर हो चाहे वो फीमेल एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन मैं आपसे एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से समझना चाहूंगी, क्योंकि जो हम शुरुआत से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि औरतों के लिए राइट। हमेशा से ये एक माइंडसेट भी रहा है कि आप बाहर कितना भी कुछ कर लो, आप अपना स्टार्टअप, अपनी जॉब, आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, लेकिन जो घर संभालने का काम है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको फैमिली की टेक केयर, आपको अपने बच्चों की टेक केयर, आपको अपने हस्बैंड की टेक केयर, वो आपको जरूर करनी ही पड़ेगी। ये माइंडसेट है, और हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, समवेयर ये वाला जो माइंडसेट है वो रहता है। तो ऐसे में एक फैमिली भी है आपकी, इसके स्टार्टअप के साथ साथ आपने किस तरीके से बैलेंस किया इन अ पॉजिटिव वे? सिंपल है बहुत, आई थिंक आपको प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी, किसको कितना टाइम अलॉट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। एंड उसी वे में आप अपने टाइम को डिवाइड करें। डेफिनेटली ना फैमिली छूट सकती है ना आपका काम छूट सकता है, हाँ, बट ऐसी भी वुमेन बिल्कुल। होती हैं जो फैमिली के लिए काम छोड़ देती हैं। वो चीज़ हम्म। से हम लोग बहुत अच्छे से हमें पता है, ये सोसाइटी में बहुत केसेस देखा है, मेरी फ्रेंड सर्कल में मैंने देखा है कि फैमिली के लिए उन्होंने अपना पैशन छोड़ दिया है। बट राइट। अगर आप ये हाँ, अगर बट या बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कितना टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इफ़ यू आर मैरिड, आपके पार्टनर कितना टाइम अपनी फैमिली को दे रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट लाइक कि जस्ट बिकॉज वी आर बोर्न एज वुमेन, हमारा लाइक जन्मसिद्ध अधिकार बन गया कि हमको ही फैमिली देखनी है और मेल नहीं देखेंगे। हम्म। वो चीज़ आई हम्म। थिंक स्टीरियोटाइप जो उसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा, आई बिलीव कि उस चीज़ से हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी एक जो वुमेन है वो अपने पैशन को फॉलो कर पाएगी, और जो पूरा टाइम होता है फैमिली और फ्रेंड्स और अपना काम जो है तीनों को दे पाएगी। सेम एज मैन, मैन भी फैमिली देख लेते हैं, अपना खुद का पर्सनल लाइफ भी देख लेते हैं, काम भी देख लेते हैं, बट वही है कि दोनों चीज में आपको
इक्वल अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा, इक्वल बैलेंस आपको संभाल के लेके जाना पड़ेगा, तभी इम्पॉर्टेंट है। एंड मेरे केस में मैंने सेम किया है, डिस्कस दिस विथ माय फैमिली, आई डिस्कस विथ माय पार्टनर कि हाँ, आई एम दिस इज द थिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो वांट टू गिव सम टाइम टू दिस थिंग। मुझे अपने करियर को ग्रो करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, देन ओनली आई कैन डिसाइड कि आगे जाके कैसे किस चीज़ को मैनेज करना है। तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, म्यूचुअल बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फैमिली में, किसी भी रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में या काम में। दैट आई बिलीव दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं या रेगुलर करियर में जा रहे हैं, ये एक कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी राइट। आप खुद एक लीडर हैं अपने बिजनेस में, तो आपके हिसाब से विमेन को लीडरशिप रोल्स में कितना एनकरेज किया जाना चाहिए? क्या सोसाइटी में आज भी कुछ ऐसे बैरियर्स आप देखते हैं विमेन की लीडरशिप तक पहुंचने से जो उनको रोकते हैं? डेफिनेटली, अगर हम वेजेस का ही देख ले, सैलरी स्केप ही देख ले, अगर एक मैन को जो दिया जाता है और एक फीमेल को जो दिया जाता है, उसमें ही आपको दिख जाता है कि कहीं ना कहीं हमको लीडरशिप से रोका जा रहा है। सेम पोजीशन पे ही आप दो लोगों को डिफरेंट पे स्केल दे रहे हैं। तो ये साफ साफ एक एग्जाम्पल है कि हाँ, सोसाइटी में अभी भी एक गैप है जिसको फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद बहुत टाइम भी लग जाए। मैं ये नहीं कहूँगी तुरंत फिल हो जाएगा, ऑल्दो वी आर डेवलपिंग, बट बहुत टाइम लगेगा उस गैप को फिल होने में। मुझे ऐसा लगता है। बट लीडरशिप पोजीशन पे मुझे ऐसा लगता है मेल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म फीमेल कर सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी घर में इतना ट्रेन हो जाती है लीडरशिप पोजीशन पे कि आई थिंक फील्ड पे अगर जाएंगी, वर्क प्लेस पे जाएंगी, तो वहाँ पे भी वो लीड ले सकती है। तो एक हमारे अंदर नेचुरली ये बिल्डअप, नेचुरली है ये चीज़, लीडरशिप हमारे अंदर एज अ वुमेन आई थिंक नेचुरली हमारे अंदर आ जाता है, हम पैदा इस लीडरशिप के साथ होते हैं। बट घर तक बहुत लोग सीमित रह जाते हैं, कोई प्रोफेशनल दिखा नहीं पाते हैं। आई बट जो लोग प्रोफेशनली पहुंच पाते हैं लीडरशिप पोजीशन पे, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और आई थिंक सारी दुनिया को पता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। बिल्कुल। तो अब आपके ऑर्गेनिको को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आप किस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए? ओके, सो ऑर्गेनिको को लेके बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। अभी अभी हम लोग न्यू प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट जो हैं वो हम मार्केट में लेके आने वाले हैं। प्लस साथ ही साथ हम लोग डोंकी मिल्क से फूड में भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उसमें भी हम एंटर कर सके फ्यूचर में। जो फूड इंडस्ट्री है उसमें बेबी डोंकी मिल्क इज़ अ सुपर फूड, बेसिकली जो सुपर फूड के लिए जाना जाता है। तो एक वो भी हम लोग कैसे लोग जनरल कॉमन मैन तक, कॉमन लोगों तक, कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, उस पर भी वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, डूइंग आर नो ट्रायल्स, हिट एंड ट्रायल्स, ये भी चल रहा है हमारा। एंड साथ ही साथ अभी हम सिर्फ अभी जो हमारा मेन फोकस साउथ इंडिया पे है, बिकॉज साउथ में ऑलरेडी पीपल आर अवेयर डोंकी मिल्क को लेके, वहाँ कंज्यूम करते हैं हम्म। डोंकी का दूध। तो वहाँ पे हमारा मेन फोकस है उसको एक्सपेंड करना, साउथ रीजन में एक्सपेंड करना, दैट इज द फोकस करेंटली वी हैव। पूजा, आपके हिसाब से वुमेन को एक दूसरे को सपोर्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आप भी अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सोच रहे हैं, वो दायरा इतना नहीं है, वो बढ़ने वाला है और भी ज्यादा। आप सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं, आप फूड में भी जाने वाली है। तो ऐसे में एक औरत का दूसरी औरत को सपोर्ट करना कितना जरूरी है? आपके करियर में क्या ऐसी कोई विमेन मेंटोर रही है या रोल मॉडल रही है जो जिनसे आप इंस्पायर हुई हो? डेफिनेटली मेरी पूरी टीम फीमेल की टीम है, वी डोंट हैव एनी वेरी नाइस। मेल मेंबर टीम। सो ये चीज़ मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ मेरी, बट पूरी की पूरी टीम की जो मुझे हेल्प मिली है यहाँ तक पहुँचने में, फीमेल सेंट्रिक हमारा मॉडल है। आई थिंक एक मेल होगा जो पार्ट टाइम काम कर रहा है, अदरवाइज ऑल आर फीमेल ओनली जो फुल टाइम अभी एसोसिएटेड है। सेकेंडली, मेंटरशिप की बात करूँ, डेफिनेटली जो कॉलेज प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, जो मेरी पहली मेंटर थी वो फीमेल थी, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में एंटर करने के लिए। बिकॉज कॉलेज में आई डिसाइडेड कि पायलट प्रोजेक्ट करके आई क्विट एंड गो फॉर अ जॉब, एंड ऑल्सो गॉट प्लेसमेंट राजस्थान गवर्नमेंट में। तो मुझे ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो मैं कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर और फैमिली प्रेशर था कि आप उसको परस्यू करें और 9 to 5 में सेटल हो। बट कहीं ना कहीं वो हम्म। प्रोफेसर का बहुत बड़ा रोल रहा है, मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में, मुझे सपोर्ट करने में, पुश करने में। तो मैं ये चीज़ डिनाई नहीं करूँगी। एंड डेफिनेटली फीमेल को सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ एक्सपेक्ट में, और जरूरी नहीं है वो फीमेल सिर्फ मेंटर ही हो, फीमेल आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। बट आई बिलीव कि मेल से ज़्यादा फीमेल अगर मोटिवेट करे किसी फीमेल को, हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, हमें ज़्यादा
ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं अगर सामने वाला हम पे यकीन दिखा रहा है। तो मेरे केस में आई हुँ। वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट लकी कि मेरे साथ ऐसी फीमेल्स थी जिन्होंने मुझे पुश किया आगे बढ़ने में। एंड आई होप कि आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके पास भी कोई फीमेल मेंटर्स हों या आपकी सिस्टर हैं, आपकी मदर हैं, आप उनसे मेंटरशिप लीजिए। आपको उनसे मोटिवेशन मिल जाएगा, उन्होंने घर कैसे संभाला है, आपको समझ आ जाएगा कि आप बिजनेस कैसे संभाल सकती है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इट इज़ नॉट अबाउट कि कोई घर संभाल रहा है तो बिजनेस नहीं संभाल सकता, और कोई बिजनेस संभाल रहा है तो घर नहीं संभाल सकता। तो सब अपने एरिया में अलग लीडर्स हैं, एंड सबसे लीडरशिप के लेसन तो हम ले ही सकते हैं। बिल्कुल, वेरी राइटली सेड। अब ब्यूटी इंडस्ट्री में हम देख ही रहे हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ज़्यादातर वुमेन ही डोमिनेट करती हैं। लेकिन आपने एक डिफरेंट अप्रोच चूज़ की एंड दैट इज़ डंकीज़ मिल्क। आपको लगता है कि आज भी कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ब्रेक करने पड़ते हैं, स्पेशली अनकन्वेंशनल फील्ड्स में? डेफिनेटली है। इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते। आई थिंक ये क्वेश्चन ही अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है कि मतलब एवरी फीमेल जो बिजनेस में है, स्टार्टअप में है, दे आर फेसिंग इधर कोई मेल है जो उनको डोमिनेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, या फिर फंडिंग में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस एक एरिया होता है जो, जितने भी इंक्यूबेशन का मैं पार्ट रही हूँ, जितने भी फीमेल सर्कल का मैं पार्ट रही हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन द सेंस फाइनेंस कैसे सिक्योर करना है, वो बहुत बड़ा एक्सपेक्ट रहा है फीमेल्स के लिए। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फीमेल के साथ, अगर एक मेल को फाउंडर है तो देन दे ट्रस्ट कि हाँ, हम इसमें फंड कर सकते हैं। अगर दो फीमेल को फाउंडर्स हैं या फिर एक सिंगल फीमेल को फाउंडर है, एक सिंगल फीमेल फाउंडर है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस इको सिस्टम में सर्वाइव करना। मैंने खुद ही फेस किया। आई एम अ सिंगल फाउंडर, बेसिकली फीमेल फाउंडर। मेरे में आई हैव फेस द सेम इशू कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। उनको ये लगता है कि व्हाट इफ फ्यूचर में आप कहीं चले गए, व्हाट इफ फ्यूचर में आपकी शादी, व्हाट इफ फ्यूचर में आपके बच्चे हो गए, आप कैसे मैनेज करेंगे। तो वो क्वेश्चन को कंटिन्यूसली आपको आंसर करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है यार कि जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, जरूरी नहीं है सिस्टम सेम ही वे में चलता आ रहा है कि कोई घर बसा ले तो करियर नहीं बसा सकता या करियर नहीं पूरा कर सकता। तो उस सिस्टम को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंजेस बहुत है, सब लोग फेस कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे सर्कल में जो भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, मैंने उनसे सुना या तो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रही उनको एंटरप्रेन्योरशिप में, या उनको फैमिली से टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। फुल टाइम परस्यू करने के लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए, वो बहुत लोग लैक कर रहे हैं इस टाइम बिकॉज ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव, उसकी वजह से। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है पूजा, स्पेशली एज अ वुमेन इन बिजनेस? आपको लगता है कि वुमेन की सक्सेस को ट्रेडिशनल डेफिनेशन से अलग तरीके से मेजर किया जाना चाहिए? डेफिनेटली मेरे लिए एक वर्ड में मैं डिफाइन करूंगी, सेटिस्फेक्शन। दैट इज सक्सेस फॉर मी। इफ आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वर्क, माई लाइफ, माई फैमिली, और द टाइम आई एम बैलेंसिंग, आई थिंक दैट इज द सक्सेस फॉर मी। मॉनेटरी टर्म में डेफिनेटली लो सक्सेस आप बिजनेस का बेसिकली मेजर कर सकते हैं कि बिजनेस सक्सेसफुल है, स्टार्टअप सक्सेसफुल है या फेलियर है। बट एज अ पर्सन, पर्सनल लेवल पे सेटिस्फेक्शन मैटर्स अ लॉट। एंड आई थिंक आपके लिए भी, अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा किसी साइड से, या फैमिली की साइड से है, या बिजनेस या करियर की किसी भी एंगल से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं आया, कहीं ना कहीं हम हमारा मेंटल हेल्थ डिफेक्ट करता है, वी फील वेरी लो। वुमेन में टेंडेंसी होती है लो फील करने की ऑटोमेटिकली, तो वो मुझे लगता है कि हाँ। हिट हो जाता है। सेटिस्फेक्शन करेक्ट। मैटर्स अ लॉट फॉर मी। द अचीवमेंट मेरे लिए, मेरा सक्सेस मेरा सेटिस्फेक्शन मेजर करेगा। एंड आई फील दैट बहुत सारी वुमेन इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे, जो सुन रही हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। बिल्कुल, सैटिस्फैक्शन। आप फेल भी हो जाते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, वो नहीं भी कर पाते, उसको ना करके भी आपको एक सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मैंने ट्राई किया, अब मैं आगे और एग्जैक्टली। कोशिश करूँगी। तो सैटिस्फैक्शन इज़ वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट, वेरी राइटली हाँ, सेड। मतलब ट्राई करना इज़ इम्पोर्टेंट कि हाँ, हमने गिव अप नहीं किया स्टार्टिंग में। एटलीस्ट मैंने कुछ साल दिए, मैंने ट्राई किया, मैंने इन्वेस्टर्स को पिच किया। चलो ठीक है, 2 साल बाद फेल हो गए, कंपनी बंद हो गई, 5 साल बाद हमने डिसाइड किया क्विट करना है, बट एटलीस्ट वी ट्राइड, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हमने हार्ड वर्क किया, हमने मैं मतलब
एक हसल जो होता है वो हुई है हमारे केस में, एंड देन वी डिसाइडेड कि ठीक है अब थोड़ा पॉज लेना है, वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ एंड देन विल जंप अगेन डिफरेंट पॉइंट से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फेक्शन मैटर्स अ लॉट। आज के टाइम में जो वुमेन अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? कोई ऐसे टिप्स जो उनकी जर्नी को आसान बना सके? हाँ, बिल्कुल। सबसे सिंपल और सबसे रियलिस्टिक टिप मैं दूँगी कि एकदम से कुछ नहीं जैकपॉट लगना, बिल्कुल तुरंत से कुछ नहीं हो जाना। तो टाइम दें, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, एटलीस्ट 3 साल दें। थोड़ा ही थोड़ा-थोड़ा करके दें, बट 3 साल रुकें उस चीज़ को समझने में। पहला साल तो चीज़ें समझने में लग जाती है, दूसरा रिसोर्सेज़ एलोकेट करने में लग जाती है। तीसरे में जाके आपको समझ आता है कि आपको वो परस्यू करना है या नहीं करना है। बट कुछ लोग होते हैं वो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में ही गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार इस साल कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, बंद करो। प्रॉफिट एकदम से नहीं होता, आप जितने भी बिजनेसेस से जाके बात करेंगे तो प्रॉफिट को आने में एटलीस्ट 3 से 4 साल बहुतों को लग जाते हैं, ब्रेक इवन पहुंचने में बहुत को 5 साल लग जाते हैं। बट वो है कि एक कमिटमेंट, एक पैशन और कमिटमेंट आपके साथ डेफिनेटली होना चाहिए, देन ओनली यू विल नो, आप रुकेंगे, आप उस जगह पे रुकेंगे उस चीज को पूरी करने के लिए। तो वो कमिटमेंट अगर आपके अंदर मिसिंग है तो स्टार्टअप थोड़ा सा, आई थिंक आप सोचे, रीथिंक करें। तो कमिटेड है टुवर्ड्स योर गोल एंड विजन, देन डेफिनेटली दिस इज द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज फॉर यू, जंप प्लीज। पूजा, अब एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी आप ब्यूटी इंडस्ट्री में, जहां पर बोल सकते हैं कि हम लोग औरतें हैं वो डोमिनेट कर रही है, वुमेन लेड ये इंडस्ट्री है। अब मान लीजिए आप एक ऐसी इंडस्ट्री में होती जो मेल डोमिनेटेड सेक्टर होता, तो ऐसे में आपको किस तरीके के चैलेंज आप सोच पाती कि किस तरीके के चैलेंजेस आपको आते, या फिर आप उनसे कैसे निपटती, कैसे उनका सामना करती और कैसे फिर उनसे उबर कर आप एक फिर से शुरुआत करती है अच्छे से? राइट, तो मैं एक चीज बताऊंगी, कहीं ना कहीं अनसेड है ये, बट मेल ऑलरेडी डोमिनेट कर चुके हैं। अगर मैं देखूं कि टेक्नोलॉजी आजकल इंडिया में इतना ज्यादा प्रमोट हो रहा है, जो स्टार्टअप टेक्नोलॉजी के अंदर है, मेजोरिटी स्टार्टअप जो टेक के अंदर है वो मेल लीड है, मेल फाउंडर्स के साथ आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम्म। नॉन टेक स्टार्टअप है उसको अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है, उसको देखा कम दिया जाता है, मतलब थोड़ा फोकस कम दिया जाता है उस पे एज कम्पेयर टू टेक टेक स्टार्टअप। तो हम्म। अगर मैं ये बात कहूँ, मैं ये कहूँगी मैं फेस कर रही हूँ ये सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मेरे लिए नहीं है, बिकॉज आई एम करेंटली फेसिंग दिस, बिकॉज टेक रिलेटेड हम्म। इतना ज्यादा फैल गया, एवरीवन इज टूवर्ड टेक की टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर आपका स्किन केयर का भी स्टार्टअप है तो कुछ वेबसाइट पे टेक लेके आ जाओ, कुछ ऐसा एआई उठा के हाँ। लेके आ जाओ कि स्किन बता दे, कुछ भी बता दे। तो वो चीज को हम्म। फाइट करना इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर पीपल, वुमेन के लिए खासकर जो टेक्नोलॉजी से नहीं आती हैं। एंड बहुत सारी हम्म। ऐसी वुमेन है, मेजोरिटी आई गेस, कि वो टेक से नहीं आती है, दे हैव स्टडीड इधर डिफरेंट एक्चुअली, टेक को साइंस छोड़ के अदर फील्ड से आ रही है। उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है उस एक्सपेक्ट में सेट करना, फिट होना, वो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे केस में ऑनेस्टली बताऊं तो उस चीज को हटने के लिए आपका नजरिया भी चेंज करना पड़ेगा। सोप मेकिंग इज अ सिंपल प्रोसेस, आप ट्रेडिशनली हैंडमेड प्रोसेस में जाते हो। मेरे केस में अगर जहाँ पे टेक आ जाता है, मुझे साइंटिफिकली उस प्रोसेस को समझाना पड़ता है इन्वेस्टर को, तो दे थिंक कि हाँ ये टेक से टेक्नोलॉजिकली कुछ है उसके अंदर। तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया चेंज करना पड़ता है जब आप कहीं, जहाँ बात आती है कि मेल डोमिनेट कर रहे हो उस चीज को। सेम विद एनी अदर सेक्टर और एनी अदर करियर, आई बिलीव दैट अगर मैं किसी और में भी होती जहाँ पे मेल डोमिनेट होता, सेम आई थिंक मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया होता, एक्सप्लेन करने का, कम्युनिकेट करने का, कि लोगों को समझ आए। हम्म। उसी बात से, उसी पॉइंट से, उसी लैंग्वेज में आप उनको समझाए जो वो सुनना चाहते हैं, जो वो समझना चाहते हम्म। हैं। तो आई थिंक यही सॉल्यूशन है अभी इस टाइम। बिल्कुल। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपके बिजनेस में जो सेल्फ केयर और वेलनेस का फोकस है, वो आपके पर्सनल लाइफ में किस तरह का इम्पैक्ट डालता है? आपके लिए सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस का क्या रोल है, स्पेशली एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर? सेल्फ लव एक्चुअली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, आप खुद को थैंक यू नहीं बोलते, आप किसी और से नहीं कर पाओगे, और किसी और के लिए आप आई थिंक थैंकफुल भी नहीं हो पाओगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऐसा कहा भी जाता है, अगर आपको ग्लोई स्किन चाहिए तो डेफिनेटली आप अपने आप से प्यार करें। कोई भी प्रोडक्ट आपके स्किन पे काम नहीं करेगा, आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आपका स्किन अपने आप ग्लो करेगा। तो ये
वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत फेमस लाइन है, तो ये डेफिनेटली दैट मैटर्स अ लॉट। आई हैव पीसीओएस, मेरा वेरी सेंसिटिव स्किन कंडीशन आई हैव। अगर उस हुँ, केस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए कॉन्फिडेंस ग्रैप करना, ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, स्किन कंडीशन, टेक्सचर, ये सब बहुत आ जाता है। एंड प्रोडक्ट्स ने डेफिनेटली वर्क किया है मेरे लिए मेरा, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो काम किया है वो सेल्फ लव है, कि मैं हुँ। अपने आप को कभी बुरा नहीं बोलती, अपने आप को कभी ऐसा नहीं कहती कि मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, चाहे लोग आगे जा रहे हो लाइफ में मुझसे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने लेवल पे जितना मैं कर सकती थी, मैंने उससे बहुत ज़्यादा किया है। तो वो जो प्यार होता है कहीं न कहीं आपके अंदर दिखता है, वो ग्लो आपके अंदर लेके आता है। तो एज़ अ ब्यूटी एक्सपर्ट मैं यही कहूँगी, स्किन केयर से ज़्यादा मैटर करता है सेल्फ लव। तो प्लीज़ आप स्किन केयर तो डेफ़िनिटली करें, सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाएँ, बट सेल्फ लव भी बहुत करें। सेल्फ लव जो कि आपको कॉन्फिडेंस भी देगा टू स्टैंड आउट इन द बिल्कुल, सोसाइटी। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली। बिल्कुल। सो पूजा, आपकी जर्नी और आपके थॉट्स सच पे बहुत इंस्पायरिंग हैं। आपने हमें बताया कि वुमेन के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं और आप अपन चैलेंजेज़ को अपॉर्च्युनिटीज़ में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जब सिचुएशन आपके फ़ेवर में भी नहीं होती, आप तब भी उसको फ़ेवर में कैसे ला सकते हैं। और जिस तरीके से आपको सुना भी हमने कि जब शुरुआत में आप डोंकीज़ मिल्क लेने के लिए जब जा रही थी, तो कितनी खराब बातें भी सुननी पड़ी, काला जादू एंड ऑल। सो ऑब्वियसली वो किसी न किसी को डिमोटिवेट करता है, लेकिन आप डिमोटिवेट नहीं हुई, आप मोटिवेटेड रहे और आप अपने गोल को अचीव किया। आपके इस वेंचर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आगे और हाइट्स तक और सक्सेस के नए आयाम तक आप पहुँचे। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो जॉइनिंग मच, अस एंड टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच, रियली नाइस टॉकिंग। जितनी भी फीमेल्स, जितनी भी महिलाएं, चाहे वो अपना स्टार्टअप करती हैं, घर संभालती हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट जॉब में, कॉरपोरेट जॉब में आप काम करती हैं, सभी के लिए बस एक छोटी सी बात है कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। यू आर अ लीडर। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप घर भी संभाल रहे हैं, तो भी आप एक लीडर हैं और आपको इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है कि आपको नए आयाम छूने हैं। थैंक यू ऑल द लेडीज एंड ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस।